हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, राइट। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में हमको क्या है, वापस वही मैं बात करूंगा जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कंप्लीटली पढ़ा, उसी तरह से हमें यहां पर इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना है। अल्कोहल और फिनॉल और साथ में ईथर। अल्कोहल फिनॉल लगभग साथ साथ चलेंगे और उसके बाद में ईथर जो है उसको हम थोड़ा सेपरेटली पढ़ेंगे। स्टार्टिंग की कुछ चीजें अल्कोहल फिनॉल और ईथर की हम साथ में करेंगे। जैसे उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो हम इन सारे चैप्टर्स में, जैसा मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में बताया था, ठीक वैसे ही हम इन सारे चैप्टर्स में, इन सारे टॉपिक्स में कुछ चीजें कॉमनली क्या करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन। क्या आने वाला है बेटा? इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या बात करेंगे, इनका कोई जनरल फॉर्मूला है तो उसकी बात हम करेंगे, है ना। उसके बाद में इनका जो क्लासिफिकेशन है हम उनकी बात करेंगे। ये सारी चीजें हम कहां बात करेंगे? आपके अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर के सारे सब टॉपिक में सेम टू सेम चलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद में आपके आता है इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या आएगा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्जांपल्स हम लोग यहां पे लेकर बात करेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद में आपके यहां पे आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके बीच में देखो कई बार क्या है ना, जैसे हेलो एल्केन में आया था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, उसी तरह से यहां पर भी आप चाहो तो यहां पे इसको ऐड कर सकते हो। किसके साथ में? आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम अल्कोहल्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिनॉल की और ईथर के स्ट्रक्चर्स की वगैरह की बात करेंगे। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद में बेटा आपका कॉमन जो टॉपिक रहता है वो रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या रहता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में आपके बेटा आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। किन की हम बात करते हैं? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अल्कोहल्स के लिए, सबके लिए सेम चलेगा। फिनॉल्स में भी सेम टॉपिक्स आएंगे, ईथर्स में भी सेम टॉपिक्स आएंगे, एंड लाइक दैट आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में यही सेम चीजें चलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, स्टार्टिंग करते हैं हमारे अल्कोहल फिनॉल्स की, अल्कोहल और फिनॉल्स की। तो इनकी अगर बात करें बेटा, सबसे पहले आपके आ जाता है इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी एल्केन है ना, एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे? OH ग्रुप से, तो ये क्या बन जाते हैं बेटा? अल्कोहल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अल्कोहल्स। किसी भी एल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसकी जगह OH आ जाएगा, क्या बनेगा? अल्कोहल्स। स्पेशली क्योंकि ये एल्केन से बन रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केनॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केनॉल्स। अल्कोहल हमारा कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। हमारे 12th क्लास में जो जितने भी एग्जांपल्स, प्रिपरेशंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी दे रखी है वो सब किसकी दे रखी है बेटा? एल्केनॉल्स की दे रखी है, राइट। तो अगर जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो आप क्या कर सकते हो? CnH2n+1। क्यों? देखो बेटा CnH2n+2 तो हो जाता है आपका किसका? एल्केन का फॉर्मूला। एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? OH ग्रुप से। तो मैं चाहूं तो मैं यहां पे OH लगा देता हूं, तो ये आ जाएगा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स, राइट। अब इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग का जिसको हम C6H6 बोलते हैं का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे? OH से, तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? फिनॉल, ठीक है। C6H5OH, ये हो जाएगा आपका फिनॉल। तो बेसिकली एल्केन से हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्कोहल्स, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह OH आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? उसको हम फिनॉल्स बोलेंगे। देखो ईथर थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? देखो ईथर के साथ में, वैसे अलग कहने का मतलब यह है कि किसी भी एल्केन का अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह बेटा आ जाए OR ग्रुप,
OR को बोलते हैं बेटा एल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप, OR। ये OCH3 हो सकता है, ये OC2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी जगह OR आ जाता है तो इसे बोलते हैं ईथर, है ना। आगे हम बात करेंगे ईथर के क्लासिफिकेशंस वगैरह की, तो वहां पर हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एक आपको आइडिया आ गया होगा। ईथर को हम इन जनरल ROR से लिखते हैं। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि ईथर को हम दो तरह से डिवाइड करें। चलो मैं यही बता दूं अगर, कि ईथर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है बेटा सिमेट्रिक ईथर, एक कहलाता है एसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर कब बोलेंगे? अगर मैं इसको एक बार के लिए R डैश लिख दूं, तो व्हेन R एंड R डैश आर सेम, R एंड R डैश आर सेम, तो उसने क्या बोल देंगे हम लोग? सिमेट्रिक ईथर, लाइक दिस, है ना। या फिर आपका C2H5 O C2H5, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? सिमेट्रिक ईथर। अगर एसिमेट्रिक की बात करूं तो R एंड R डैश बोथ आर डिफरेंट, लाइक CH3O C2H5, है ना। वैसे इधर देखें तो ये CH3CH2O हो जाए और ये C3H7 हो जाए। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर्स क्लासिफिकेशन हो गया। आगे हम इसके अंदर डिटेल में और बात करेंगे। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले ले रहा हूं अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल्स का हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं हम? अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला हम बेसिस ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले आपके आ जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। किसकी बात कर सकते हैं हम? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की। और उसी तरह से ट्राईहाइड्रिक या हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन्स की बात करी थी, ठीक वैसे यहां पर भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हम ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, कहने से ही समझ में आ जाता है। मोनोहाइड्रिक मतलब ओनली वन OH ग्रुप। कितना प्रेजेंट होगा? एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। अगर हम 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो डाईहाइड्रिक। एंड 3 और मोर हो जाएगा, अभी क्योंकि मैंने ट्राई लिखा है तो मैं 3 बोलूंगा। अगर 3 OH ग्रुप्स है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, करेक्ट। चलिए, अब मोनोहाइड्रिक को भी वापस आगे हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो मोनोहाइड्रिक की वापस कितनी क्लास बनेगी बेटा? 3 क्लास बनेगी। 1 डिग्री जिसको तुम प्राइमरी बोलते हो, 2 डिग्री जिसको तुम सेकेंडरी बोलते हो, और 3 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी बोलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री का सीधा मतलब क्या हो जाता है? 1 डिग्री का सीधा मतलब ये होता है कि आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, दैट शुड बी 1 डिग्री। 1 डिग्री मैंने वापस समझाया था आपको, एक बार समझाया था और समझा देता हूं। व्हेन योर कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद OH ग्रुप इज नेक्स्ट अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन, देन इट इज सेड टू बी 1 डिग्री। ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री कब बोला जाएगा? जब आपका आगे नेक्स्ट एक ही कार्बन हो, तो वो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मेरे लिए ये भी क्या है? 1 डिग्री है। ये भी कैसा है? 1 डिग्री है। तो सर 2 डिग्री का केस क्या हो सकता है? ये देखिए 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा होना चाहिए बेटा? 2 डिग्री होना चाहिए। वो नेक्स्ट 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे हम? 2 डिग्री। एंड इसी तरह से अगर आपका OH वाला कार्बन, OH वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अगर नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल्स कह देते हैं। इज इट क्लियर? है ना, बहुत इजी है, हम समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कैटेगरी तो नहीं कहते, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। हालांकि उसको हम किसी डिग्री में नहीं रखते,
क्यों नहीं रखते? क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा हुआ है वो नेक्स्ट किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हाँ ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जरूर है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में अब देखो, जो अगर हेलो एल्केन्स वाला दिमाग यहां लगाते हो तब एक चीज जो विस पड़ा था, हालांकि यहां पे हम विस जेम नहीं बोलेंगे, बट जो विस पड़ा था वो तो यहां पर आपका पॉसिबल है, बोलेंगे विस नहीं, जैसे ये है। वैसे इसका एक बहुत पॉपुलर नेम आपको याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलता है इसको, राइट। वैसे इसका आईयूपीएसी नाम हम आगे बात करेंगे, इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल। बट यहां क्या ध्यान रखना है? ध्यान हमको बेटा ये रखना है कि यहां पर जैम वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। जैम वाली सिचुएशन से क्या मतलब? अगर आपके एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं, आ तो सकते हैं बट स्टेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक ही कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों एक साथ कार्बन के साथ स्टेबल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते। उस केस में ये वाला एक बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड दोनों में से एक टूटेगा, क्या रिमूवल होगा? H2O का रिमूवल होगा, यहां से H2O का रिमूवल होगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा CH3CHO एल्डिहाइड। आगे हम बात करेंगे, एल्डिहाइड भी बनते हैं, अगर 3 OH आ जाते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी पॉसिबल था, बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऐसा नहीं होता, मतलब एक ही कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। अगर आ जाता है तो आपको क्विकली क्या करना है, उसमें से वाटर का रिमूवल करवाना है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई पूछे कि सर फर्स्ट एंड लास्ट, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। CH2 और ये CH2 और यहां लगा दिया मैंने OH, दैट आल्सो पॉसिबल है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 OH होने चाहिए। 3 OH की बात करो तो बेटा यहां पर आपका एक पॉपुलर एग्जांपल जो बनता है वो बनता है कुछ ये, और इसका नाम आप याद रखेंगे ग्लिसरॉल। क्या याद रखना है? ग्लिसरॉल। आईयूपीएसी नेम की बात करो तो इसको याद रखना है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, है ना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम, ये भी और ये भी। तो ये हमने क्या कर दी, अल्कोहल्स की ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप क्या करवा दी, क्लासिफिकेशन करवा दी, और उसी तरह से साथ में हमने मोनोहाइड्रिक के भी वापस क्या देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए। ठीक इसी तरह से हम फिनॉल्स का भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वही ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अगेन वही मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक से क्या मतलब है, ओनली एक OH ग्रुप। अब ये तो फिनॉल होता ही है, इसके अलावा अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी है तब भी वो कहलाएगा क्या, मोनोहाइड्रिक। अब वो कितने भी CH3 CH2 Cl कुछ भी आ जाए, है वो हमारे लिए क्या, मोनोहाइड्रिक, है ना, फिनॉल, ऐसा कुछ भी हो जाए। अगर बात करूं डाइहाइड्रिक की, डाइहाइड्रिक से क्या मतलब हुआ, देयर आर 2 OH। अब देखो 2 OH की पोजीशंस क्या क्या हो सकती है, वो ऐसे रह सकते हैं 1,2 पोजीशन पे, वो 1,2 पे ना रह के 1,3 पे रह सकते हैं, 1,3 पे ना रह के 1,4 पे रह सकते हैं। इनके नेम्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे बात करेंगे, उसमें साथ में ही बताऊंगा मैं, अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर थर्ड बात करें ट्राईहाइड्रिक, ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या होगा बेटा, सपोज 3 OH ग्रुप 1, 2, 3 पोजीशन पे हो सकते हैं। इसके अलावा यहां ना होकर बहुत सारी वैरायटी हम लिख सकते हैं, ऐसा हो जाए 1, 3, 5 पोजीशन हो जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के केस में, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो अल्कोहल्स में कुछ कैटेगरी आप और देख सकते हो जो हमने हेलो एल्केन्स में भी देखी थी। जैसे एक आपका आता है एलाइलिक, जैसे वहां एलाइलिक हैलाइड्स था, यहां आएगा एलाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक की कंडीशन वहां पर भी हमने देखी थी, डबल बॉन्डेड कार्बन और उससे अटैच्ड
क्या था वापस, एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड था और उसके साथ OH था। वापस सुनना क्या था, OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा बेटा वो होगा sp3। क्या होगा, sp3। sp3 का नेक्स्ट शुड बी sp2, ये कंपलसरी कंडीशन है। अगर ऐसा है तभी मैं एलाइलिक बोलूंगा, नहीं तो मेरे लिए वो एलाइलिक नहीं है ना। तो एग्जाम्पल आप चाहे जो समझे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइलिक है। यहां पर मैंने वहां पे भी कहा था, यहां पे भी वापस बता देता हूं, मेरे लिए ये भी एलाइलिक है क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी ये क्या है, एलाइलिक है। क्या है ये, एलाइलिक है। तो ये सारा केस किसका हो गया, एलाइलिक का। एलाइलिक के जैसे हम क्या बात करते हैं बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। बेंजाइलिक में सेम सिचुएशन है, डिफरेंस क्या चीज का है, आगे बेंजीन रिंग है, यहां पे कहीं पे बेंजीन रिंग नहीं देखने को मिल रही है, यहां बेंजीन रिंग है और यहां आपने लगा दिया CH2OH, ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। एक और चीज अगर आप लिखना चाहो या देखना चाहो तो बेंजाइलिक को हम आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे, इधर देखो आप, 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आपके यहां पर जो CH2 लगा हुआ है ये ओनली CH2 ही रहे, क्योंकि ये आगे नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे 1 से, तो मेरे लिए ये कार्बन कैसा हुआ, 1 डिग्री। लेकिन अगर मैं यहां पर एक CH3 जोड़ दूं, अब मेरा जो ये कार्बन है जिसके साथ OH अटैच्ड है वो कैसा हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो मेरे लिए ये कैसा हो गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, बेंजाइलिक फिर अल्कोहल ही बोलेंगे, ठीक है। इधर देखो, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहां पर अगर एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे और यहां आपका OH आ जाता है, ठीक है, तो देखो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री और ये हमारे पास क्या आ गया, आपका 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल आ गया। बोलो क्लियर, ये फिनॉल नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। बेंजाइलिक के जैसे आगे हम बात करें, अगर नेक्स्ट और एक और होती है विनाइलिक, इसमें कंडीशंस चेंज हो जाती है, यहां पे कंडीशंस चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, तो देखो कंडीशंस चेंज होने में आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे सीधा आपका OH जुड़ा हुआ होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे सीधा। एलाइलिक में क्या था, sp2 का नेक्स्ट कौन होना जरूरी है, sp3 एंड देन OH होगा, यहां पे ये है। तो इसका अब एक और एग्जांपल आप ये ले सकते थे, ये किस में आ जाता है आपका, विनाइलिक में आ जाता है। और लास्ट जिसको तुम एरिलिक अल्कोहल बोलते हो वही आपका क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल, या बहुत पहले अगर आप इसको एरिलिक अल्कोहल बोलना चाहो, अब क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग कैटेगरी बन चुकी है तो हम इसको फिनॉल ही कहते हैं। अब इनको हम लोग एरिलिक अल्कोहल कहना पसंद नहीं करते हैं, जो कि आपका ये हो जाता है। तो अल्कोहल्स के वापस क्लासिफिकेशन, हमने अदर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमने एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एरिलिक अल्कोहल, जिसको हम आगे क्या बोल रहे हैं, फिनॉल बोल रहे हैं, इनकी बातें करते हैं। और रही बात ईथर की, तो देखो बेटा ईथर मैंने आपको बता दिया है ना। ईथर आपके 2 तरह से हो जाते हैं, एक सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक, है ना। इनके सबके IUPAC नेम में मैं एक बार और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ROR डैश, ये होता है ईथर। नॉर्मली हम इसको IUPAC नेम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, है ना। ये सारी चीजें अभी आगे आएगी तो मैं उसी में बताऊंगा। और सिमेट्रिक कब बोलेंगे, व्हेन R and R dash आर सेम, एंड एसिमेट्रिक आर देन व्हेन R and R dash आर डिफरेंट, है ना। एग्जांपल मैंने आपको देके बताया था, है ना, मिथॉक्सी मीथेन हो गया तो ये सिमेट्रिक है, और अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूं तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिक, राइट। तो कुल मिलाकर आपके पास में ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका एक जनरल हो गया क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना। अब हम नेक्स्ट इसकी बात किसकी करेंगे, अब इसकी बात करेंगे IUPAC नेमिंग की, IUPAC नोमेनक्लेचर की, और IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद में हम क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका आगे प्रिपरेशन वगैरह, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, देखिए बेटा, तुम आज हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, अल्कोहल के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी अल्केन आएगा
उस एल्केन का ई हट जाएगा, उसकी जगह OL जुड़ जाएगा सफिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है तो ये बन जाएगा कार्बन चेन कितने की होगी 2, तो ये होगा एथेन प्लस ऑल, तो मैं लिख दूं एथेनॉल, ठीक है। यही अगर ये होता क्या बन जाता प्रोपेन। अब क्योंकि OH की पोजीशन कौन सी है सेकंड नंबर पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपेन टू ऑल। इसमें अब आपने वापस बहुत सारी चीजें अगर चेंज कर दी, ऐसा कुछ कर दो, तो वही कार्बन चेन कितने की हो गई 3 की। 2 पर कौन है मैथिल, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। बोलो बात समझ में आई। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। फिर ये मैंने आइसो और नियो का भी क्लियर कर दिया था आपको। ये सिचुएशन आती है तो उसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं आइसो। क्या मतलब हुआ इसका, देखो आइसो इज अ कॉमन नेम, आइसो इज नॉट द IUPAC नेम। तो यहां पर आपको आइसो या किसी भी कॉमन नेमिंग में ध्यान क्या रखना है, सारे कार्बन काउंट होंगे, है ना, लॉन्ग कार्बन चेन वगैरह यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। और अगर IUPAC नाम की बात करूं तो IUPAC नेम आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू 1 ऑल, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल। बोलो क्लियर। उसके अलावा टर्शरी की बात करूं अगर, देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसको बोलते हैं बेटा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये तो है इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम की बात करूं, लॉन्ग कार्बन चेन अभी हमने शायद पढ़ा भी है, यही वाला है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। लेकिन अगर यही नियो होता, नियो के लिए कंपलसरी कंडीशन ये है, इसको बोलते हैं नियो पेंटिल। 1 2 3 4 5 नियो पेंटिल एल्कोहल। पेंटिल क्यों बोला, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बनता है एल्काइल, तो नियो पेंटाइल बोल दो। अगर बात करूं मैं IUPAC नेम की तो ये वाला चूज होगा, ये वाला चूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे कहीं OH नहीं है, हमें वो चेन चूज करनी है जिसमें OH हो। तो यहां से आपके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और देखो जैसे ये था, ये मैंने कल भी आपको बोला था, इसको मेन याद रखना, इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये कौन है कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम की बात करूं तो इथेन 1,2 डाइऑल। इसी तरह से एक नाम और इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको कल भी बताया था, इन पे आ चुके हैं क्वेश्चंस। वैसे तो इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल, और यूं इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ये नेम्स आपको याद रखने हैं। अब देखो फिनॉल की बात करते हैं, ठीक है। फिनॉल भी लगभग तो हमने देख ही लिया था। चलें आगे। देखो अब अगर फिनॉल की बात करूं तो वैसे तो हमारे लिए तो फिनॉल ये है। अब हम फिनॉल के डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। अच्छा, फिनॉल इसका IUPAC नेम भी यही है और कॉमन नेम भी यही है ना। तो इसमें आप बेंजीन, अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना, OH है, यहाँ CH3 है, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। हाँ, ऑर्थोक्रिसॉल।
तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 और ये 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है। अब उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूं मैं, CH3 मेरा अगर इधर होता, ये कहलाता मेटाक्रिसॉल। आईयूपीएसी नेम हो जाता है इसका 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। एंड जस्ट लाइक दैट अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हो जाएगा पैराक्रिसॉल या 4 मिथाइल फिनॉल। फिर हमने कल 2-3 और नाम पढ़े थे, जैसे इसको हमने बोला था कैटेकॉल। आईयूपीएसी नाम बेंजीन 1,2 डाईऑल, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। बेंजीन 1,3 डाईऑल। नहीं बेटा, किसको किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो बोलोगे आप? OH और OH दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ना ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है ना ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, तो इसमें फिर अपन बचते हैं ऑर्थो पैरा कहने से। यहाँ मेरे लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है, यूं है ना। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, या इसी का ही दूसरा नाम है क्विनॉल, और वैसे इसको बोलते हैं बेंजीन 1,4 डाईऑल। चलिए देखिए बेटा, आगे अगर बात करें ईथर्स की, इसको थोड़ा समझना। हालांकि आपको याद होगा मैंने 11th में सब बता रखे हैं, है ना, ईथर भी बता रखा है। अगर आप 11th की बुक खोल के आए होंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। ईथर का हम जनरली लिखते हैं ROR-, है ना। तो ईथर का क्लासिफिकेशन जो है वो 2 तरीके से करवाया जाता था, सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक ईथर। ठीक है ना। सिमेट्रिक कब बोला था? जब R और R' दोनों ही सेम है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और R और R' सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का नाम कैसे देना है आपको, है ना। सिमेट्रिक का जो कॉमन नेम होता है, या पहले मैं या एक दोनों बता देते हैं, कॉमन नेम होता है वो तो होता है डाई एल्काइल ईथर, ये तो है कॉमन नेम। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो वो होता है एल्कोक्सी एल्केन, ये हो गया आईयूपीएसी। पर ये किसकी बात हो रही है? सिमेट्रिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिमेट्रिक की बात हो रही है। अब अगर यही बात एसिमेट्रिक की होती तो कॉमन नेम होता एल्काइल एल्काइल ईथर। ये क्या मतलब है इसका मैं अभी आपको बता दूंगा। और अगर आईयूपीएसी की नेम की बात करें तो यहां पर भी हम लोग एल्कोक्सी एल्केन ही बोलते हैं। अब देखो ये कैसे करना है। देखो, अब अगर सिमेट्रिक की बात हो रही है, और मान लीजिए जो अपना फर्स्ट एग्जांपल है मैं उसी की बात कर रहा हूं आपके सामने, ये वाला, तो इसका नाम कैसे देना है? क्योंकि अब मैं कॉमन की बात कर रहा हूं, वो भी सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, तो पहले तो बताओ क्या दोनों तरफ RR सेम है? तो ये सिमेट्रिक हुआ। अब अगर इसका कॉमन नेम देना है तो ये कौन है? मैथिल ग्रुप।
और ये भी कौन है, मैथिल ग्रुप। तो मैं क्योंकि दोनों सेम है ना, तो मेरा इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। इसका क्या हो जाएगा, डाई फेनिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। बोलो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आईयूपीएसी की बात करूं तो देखो, अब आपके पास दोनों सेम होने की वजह से आपके पास चॉइस है, तुम किसी भी एक को इसके साथ ऑक्सीजन के साथ काउंट कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ कौन है, ग्रुप सेम। तो मैं अगर इसको काउंट करता हूं तो मेरा ये बन जाएगा एल्कोक्सी। क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी, किसी एक को, क्योंकि सिमेट्रिक है तो मेरे पास चॉइस है, दोनों में से कोई भी कर सकता हूं। तो इसके साथ मैं लिखूंगा, जिसको बोलूंगा मिथॉक्सी। क्या बोलूंगा, मिथॉक्सी। पीछे बचे हुए कार्बन को बोल दो एल्केन की फॉर्म में, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी कैसे बोला, किसी एक को मान लिया ऑक्सीजन के साथ, बाकी वालों को एल्केन की फॉर्म में ले लिया, तो एथॉक्सी एथेन। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, फिनॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। अब ये एल्केन थोड़ी है, तो फिनॉक्सी बेंजीन। बोलो बात समझ में आई, इस तरह से दिया जाएगा, हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, इधर देखो बेटा, दोनों तरफ सेम सेम एल्काइल ग्रुप है, तो तुम्हारी जिसके साथ मर्जी हो उसके साथ ऑक्सीजन को काउंट कर लो। मान लो अगर इसके साथ भी करते तो भी एक कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, मेथॉक्सी। अब वो लिखने का तरीका तो यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे एक बात याद रखना, ईथर हो गया, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स नहीं लगता है। इसका कोई सफिक्स नहीं है, इसका सिर्फ क्या लगता है, प्रीफिक्स। तो इस केस में ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी ईथेन। इसको पूरे को बोला फिनॉक्सी बेंजीन, ऐसे करना। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। अब अगर इसकी मैं कॉमन नेमिंग की बात करूं तो कॉमन, पहली बात तो ये क्या है, आपका एसिमेट्रिक है। अब यहां है मैथिल, यहां है एथिल, दोनों सेम नहीं है ना, यहां सेम थे तो मैंने आगे क्या लगाया, डाई। ये सेम नहीं है तो डाई तो नहीं लगेगा। अब एक एथिल है एक मैथिल है, तो पहले क्या आएगा, एथिल, ई पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। इस तरह से लिखा है तो क्या है वो, कॉमन नेम। ये है प्रोपिल, ये है एथिल, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ई, एथिल प्रोपिल ईथर। अब देखो यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, ये मैथिल है, ये आइसोप्रोपिल है, ये कौन है, आइसोप्रोपाइल है। तो ये तो है आइसोप्रोपाइल, तो पी, ये है मैथिल तो एम, तो पहले आएगा मैथिल, हाँ, आइसोप्रोपाइल ईथर। बोलो क्लियर। अब आते हैं आईयूपीएसी पे, उन पे 2 मिनट बाद में चलेंगे। अब इधर देखो आईयूपीएसी कैसे करेंगे, तो अब देखो यहां मेरे पास चॉइस वाली चीज नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप है। यहां मैं क्या करूंगा, याद रखना, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा वो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहां तो दोनों सेम थे तो तुम्हारे पास चॉइस थी, मर्जी है उसके साथ भेजो। यहां आपका छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन काउंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी। ये क्या हो जाएगा भाई, देखो लॉन्ग कार्बन चेन देखनी पड़ती है ना, तो लॉन्ग कार्बन चेन तो मेन चेन हो जाएगी, तो एल्केन जो होगा वो कौन हो जाएगा, लॉन्ग कार्बन चेन। कौन हो जाएगा, लॉन्ग कार्बन चेन। बोलो बात समझ में आई। तो यहां हो जाएगा मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा, इथेन। बोलो बात समझ में आई। इसका क्या हो जाएगा, अब ये है 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, छोटा कौन है, इथॉक्सी प्रोपेन। और समझ आ रही है बात। अब देखो यहां इसका कैसे नाम दोगे, सुनो। अब मैंने क्या बोला, जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है वो आपका मेन कार्बन हो गया, तो यहां पर भी मेन कार्बन चेन कितने की हो गई, 3 की हो गई।
तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा। पर अब देखो बाकी वालों में तुमने कुछ आगे नंबर नहीं लगाया, यहां तुम्हें इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। देखो क्या मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, ये एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में कोई फर्क है क्या, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, बीच वाले कार्बन पे OCH3 है, यहां पे भी O है। मेरे लिए ये है लॉन्ग कार्बन चेन और ये है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, जिसको मैंने आपको याद हो तो 11 में बताया था, फिनॉक्सी मिथॉक्सी इथॉक्सी। तो ये है आपका मिथॉक्सी और इसकी पोजीशन नंबर क्या है, तो ये क्या आएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा ये, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसा कोई सा भी कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक बार इन दोनों को देख लो फिर लिखते रहना। अब जैसे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो देखो एक है मैथिल एक है फेनिल, तो M और P में से पहले कौन आ जाएगा, M। तो एक बार तो मैं बोल सकता हूं इसको मैथिल फेनिल ईथर, ठीक है। वैसे इसका पॉपुलर नेम एनीसॉल, ये इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो अब देखो छोटा ग्रुप, तो इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी बेंजीन। इधर चले तो पहले इसका कॉमन नेम तो ये हो गया एथिल, ये फेनिल, तो पहले कौन आएगा, ई, एथिल फेनिल ईथर। इसका कॉमन नेम पॉपुलर नेम फेनिटॉल, फेनिटॉल, याद रखना, ये कुछ नाम है जो याद रखने पड़ेंगे आपको। आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो ये स्मॉलर ग्रुप, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। बोलो बात समझ में आ रही है। ये है आपके आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ईथर्स। अब देखो इन एग्जांपल्स में क्या है, ये भी बुक के एग्जांपल्स है और इसमें क्या देखना, देखो C6H5 दे रखा है, O दे रखा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेंजीन रिंग, है ना, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। अब ये और ये, अब इसमें वापस देखो ध्यान से, अब देखो हर एक का कॉमन नेम होना जरूरी नहीं है, तो आपके पास में बेंजीन रिंग है और ये सब है, तो पहले आप आईयूपीएसी नेम ही देना प्रेफर करोगे। अब देखो लॉन्ग कार्बन चेन, इसको देख सकते थे, देखो ये 6 कार्बन का पूरा सिस्टम है और ये टोटल कितने हैं, 5 कार्बन का सिस्टम है। तो पहली बात तो लॉन्ग तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ स्मॉल कौन हुआ, ये हुआ, तो हमारा ये पूरा किसके साथ अटैच होगा, O के साथ। अब इसमें भी वापस देखो नंबरिंग इधर से देनी है, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या ये जो O जुड़ा है वो वहां आपका क्या होगा, फर्स्ट कार्बन। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 मैथिल, ठीक है, 3 मैथिल। ये पूरा क्या है, 4 है तो ब्यूटॉक्सी, क्या है, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। देखो जो लॉन्ग कार्बन वाला होगा वो लास्ट में आएगा, तो लॉन्ग कार्बन वाला लास्ट में, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ काउंट हो रहा है, इसके साथ काउंट हो रहा है। तो 3 मिथाइल, इसका 3 मिथाइल, देखना ब्यूटॉक्सी, पूरा ब्यूटॉक्सी है और क्या आ जाएगा, बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। उसके बाद में इसको देखो, अब यहां थोड़ा कहानी में ट्विस्ट क्या है, ऐसे ऐसे आपको 2 ग्रुप्स देख रखा है, तो मैंने तब भी बोला था कि आपका जो उसके अलावा वाला है वो क्या है, मेन कार्बन चेन। तो ये भी क्या है, मिथॉक्सी, और ये भी क्या है, मिथॉक्सी। अब वैसे तो चाहो तो 1,2 डाई मिथॉक्सी एथेन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 1,2 डाई मिथॉक्सी, अरे भाई 2 है ना, क्या फिर क्या लिखेंगे, इथेन। कई बार सिंपली इथेन ही तो है, तो इसमें 1,2 की जगह डाई मिथॉक्सी इथेन भी बोल दोगे तो भी वो करेक्ट है, तो भी वो करेक्ट है। हाँ अगर ये प्रोपेन होता, 3 कार्बन चेन होती, ये वाली चीज होती, और यहां ये इस तरह से होता, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन था
कि मैं बोलूं या ना बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कि भाई अगर मैं 1 2 भी 1 3 भी बोल सकता था, 1 2 3, और अगर ये यहां नहीं होता और ये यहां होता तो फिर ये क्या बन जाता, 1,2 1,2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां क्योंकि दो ही ऑप्शन है तो 1 2 लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन यहां 1 2 या 1 3 लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा डाई मिथॉक्सी लिख दिया तो ये दो मिथॉक्सी जो है ये 1 और 2 पर है या 1 और 3 पर है, हमें कैसे पता चलेगा। बात समझ में आई? इसको देखो जरा, अब वापस देखो इधर, ये है C2H5 इथॉक्सी, ये कौन है, इथॉक्सी, ये कौन है, एथिल। अब वापस यहां पे ध्यान से सुनो, मेरे लिए ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन जब नंबरिंग दूंगा तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा। क्यों दूंगा इसको प्रेफरेंस सर? ज्यादा एल्काइल ग्रुप तो उसको मिनिमम नंबर देंगे, ये एक ही है तो इसको थोड़ा उसके बड़ा नंबर देंगे। तो अब इसका नाम क्या, हाँ अल्फाबेट में हम पहले जिसको लिखना चाहे उसको लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, इथॉक्सी, पर मैं इथॉक्सी को रखूंगा कहां पे, 2 पे रखूंगा। क्या रखूंगा, 2 पे रखूंगा। 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, बेंजीन, ये होगा नाम। किसी ने गलती से अगर यहां पे 1 इथॉक्सी लिख दिया, 2,2 डाई मिथाइल बेंजीन लिख दिया तो वो गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। कंपटीशन में नीट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक एग्जांपल दे दिया और लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 4 ऑप्शन दे दिए। अब वो ऐसे 2 का 1 1 करके ऊपर नीचे आगे पीछे कर आके वो आपको 4 ऑप्शन बना के देंगे और फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। बोलो क्लियर, कोई इशू, कोई दिक्कत आईयूपीएसी नेम्स में? अब देखो टॉपिक देखो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहां से एक बार क्वेश्चन, एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग बार। करना क्या है, आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी है, मतलब आपको बेसिकली तीनों अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स की बात की है। अल्कोहल में इन्होंने लिया है आपका एथेनॉल, एथेनॉल या मैथेनॉल है, देखना एथेनॉल है, मैथेनॉल है, कौन सा है, अल्कोहल में बेटा इन्होंने लिया है मैथेनॉल। क्या लिया है, मैथेनॉल। फिनॉल सिंपली फिनॉल ही रहेगा, उसमें तो और कुछ लेना बनता ही नहीं है। और ईथर में इन्होंने लिया है डाई मिथाइल ईथर। देखो यहां आप कुछ चीजें समझते हो, आपने H2O पढ़ा है, हाँ या ना? कुछ कुछ H2O जैसा आपको दिख रहा होगा, H2O जैसा, ये दोनों तो कुछ कुछ सेम दिखते होंगे। कैसे, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। फर्क क्या है, H2O में इधर हाइड्रोजन था, इधर कौन है, CH3, कौन है, CH3। अब मैं H2O की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि याद करो H2O में तुमने ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या माना था, sp3 माना, क्या हमने तो कैलकुलेट करके दिखाया था, है ना। 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे। अमोनिया में नाइट्रोजन भी आपका कौन सा होता है, sp3, और CH4 में भी कार्बन कैसा होता है, और H2O में ऑक्सीजन भी कैसा होता है। और उन तीनों में sp3 होने के बावजूद भी इनकी स्ट्रक्चर्स, इनकी ज्योमेट्रीज जो थी वो क्या थी, डिफरेंट। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर लोन पेयर्स। ये है कंप्लीट टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री के अराउंड, 28 मिनट 27 मिनट। ये क्या था, ये भी sp3 है, लेकिन ये क्या था, पिरामिडल। एक लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो जाता है और ये 109 डिग्री से 107 डिग्री के अराउंड आ जाता था। और क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के अराउंड आ गया। मैं ये ऐसा इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि इनके भी बॉन्ड एंगल्स ऑलमोस्ट 104 के आसपास है।
बट कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? जैसे इधर देखो, यहां ओनली हाइड्रोजन है, तो दोनों बॉन्ड पेयर्स, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स जो हैं, ये वाले ऑक्सीजन, अगर मेरा ये हाथ ऑक्सीजन है तो यहां पर लोन पेयर होने की वजह से ये इनको पुश करेगा और पुश करेगा, दोनों पास पास आएंगे। इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होके 104 डिग्री हो गया। यस। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो दोनों हाइड्रोजन्स थे, लेकिन यहां अभी अल्कोहल के केस में कौन आ गया? CH3। अब CH3 में C के वापस कितने? 3 हाइड्रोजन्स है। वो 3 हाइड्रोजन्स इस हाइड्रोजन को उतना क्लोज आने नहीं देंगे, तो यहां पर ये 104 डिग्री ना होकर थोड़ा सा बराबर या बढ़ जाता है, जिसको इसने बोल दिया है 108.9 डिग्री। ये क्या हो गया? 108.9 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। इसका जो मिथाइल ग्रुप है ये स्टेरिक हिडरेंस करता है इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये इस इफेक्ट को, जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए था, जो इसमें लोअरनेस आनी चाहिए थी, वो लोअरनेस ना होकर वो उतना को उतना बना रहता है। उसकी वजह कौन है? ये मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन्स इस हाइड्रोजन्स के पास उतने क्लोजर नहीं आ पाते, आने चाहिए थे बट आते नहीं है। उसके अलावा बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ की बात बताऊं तो देखो, इस वाले बॉन्ड को तो बनाया है 142 पिकोमीटर। हो सके तो याद रखना, कोशिश करना कि याद रह जाए, नहीं रहे तो चलेगा एक बार के लिए। और ये वाला जो बॉन्ड है वो है 90 पिकोमीटर। O और H के बीच का बॉन्ड थोड़ा छोटा है, O और कार्बन के बीच का थोड़ा बॉन्ड बड़ा है। कारण हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ ग्रैब करके रखता है, जिससे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ छोटी, इसमें थोड़ा सा बॉन्ड एंगल, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ जो है वो इससे काफी बड़ी रहती है। ठीक है। अब देखो इधर, यहां और यहां थोड़ा सा समझना है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बेंजीन रिंग का है, तो देखो यहां पर बॉन्ड एंगल 108.9 और यहां था 109 डिग्री, ऑलमोस्ट क्या है? सेम। 108.9 या 109 डिग्री ऑलमोस्ट क्या है? सेम। इन सब में अभी भी तुम क्या देख रहे हो? 104 डिग्री से तो बड़े बॉन्ड्स है, और उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन की जगह पर बड़े बड़े एंगल आना, बड़े बड़े ग्रुप्स आना। यहां इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ, इसमें क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट। ये बॉन्ड लेंथ जो है वो 136 पिकोमीटर रह जाती है, जबकि यहीं पर ये बॉन्ड लेंथ कितनी थी? 142, और यही आपका क्वेश्चन है। बाकी लगभग ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड लेंथ यहां पर और यहां पर दोनों में सेम ही रखती है, लगभग 90 पिकोमीटर। क्वेश्चन एक लिखा देता हूं, बाकी उसका आंसर हम आगे बात करेंगे। क्या लिखेंगे? द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन या COH बॉन्ड इन फिनॉल इज स्मॉलर देन alcohols. Why? Explain. Yes. ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने हेलोएरिन्स में भी देखा था। ड्यू टू रेजोनेंस, इन जनरल बात करूं तो ड्यू टू क्या होता है? रेजोनेंस। आपका फिनॉल क्या करता है बेटा? रेजोनेंस शो करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से क्या होती है? छोटी होती है। और क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से ये और ये बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर बॉन्ड लेंथ का होगा देन द अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहां पर देखो जरा, ईथर में थोड़ा समझना, ईथर में यही बॉन्ड 111.7 डिग्री हो जाता है। ऐसा कैसे सर? तो सुनो, इनमें तो एक हाइड्रोजन की जगह पर ही बेंजीन और ये आ रहा था, बाकी एक एक हाइड्रोजन तो एज इट इज था। यहां तो इधर भी मिथाइल ग्रुप और इधर भी मिथाइल ग्रुप, तो क्या दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को हिंडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो तो उल्टा 109 डिग्री से भी अबव चले जाएंगे और लगभग क्या हो जाएंगे? 111.7 डिग्री के अराउंड। तो इसके अंदर की बॉन्ड लेंथ वाटर के अंदर या अल्कोहल फिनॉल की बॉन्ड लेंथ से भी ज्यादा क्यों हो जाती है? ड्यू टू रिपल्शन, प्रतिकर्षण, ड्यू टू रिपल्शन इन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स। दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन की वजह से ऐसा
होता है। बात समझ में आई? क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप्स है, ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, क्योंकि इनके अंदर वापस कौन है? हाइड्रोजन्स। इनमें वापस कौन है? हाइड्रोजन्स। तो ये एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आने देते, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो क्या रहता है आपका? बड़ा ही रहता है, स्मॉलर नहीं हो पाता। इज इट क्लियर? और रही बात बॉन्ड लेंथ की, तो ये 141 के अराउंड ही रहती है। बोलो बात समझ में आई?